Let us start with a new topic, that is scope of human resource management. So this is the flowchart that is explaining all the pointers that we will be discussing in this video. Number 1 is human resource planning. Human resource planning का मतलब क्या होता है? Human resource planning का मतलब होता है कि हमें जितने भी लोगों की वैकेंसी होगी हमारी कंपनी में उसको हमें फिल करना है, ठीक है। तो वो वैकेंसी हम डिटरमाइन कैसे करते हैं कि अगर फॉर एग्जांपल अगर मैं एक स्कूल की प्रिंसिपल हूँ, ठीक है, और मुझे ये डिटरमाइन करना है कि कितने स्टाफ की रिक्वायरमेंट होगी, तो मैं क्या करूँगी, मैं देखूँगी जाके और मैं पूछूँगी, स्टूडेंट से पूछूँगी, ठीक है, कि उनको कौन से टीचर अच्छे लग रहे हैं, कौन से नहीं लग रहे, और मैं टीचर से पूछूँगी, स्टाफ से पूछूँगी, ठीक है। तो ऐसे करके मेरे को आइडिया लगाना है कि भाई मेरे को कितनी वैकेंसीज फिल करनी है। क्या पता मुझे एक रिसेप्शनिस्ट की ज़रूरत हो और मेरे को एक मेडिकल रूम की टीचर की ज़रूरत हो, मतलब नर्स की ज़रूरत हो, एक मुझे पीटी टीचर की ज़रूरत हो और एक मेरे को इंग्लिश टीचर की ज़रूरत हो। मेरे को फ्रेंच भी पढ़वानी है, पहले मेरे स्कूल में नहीं थी, तो मुझे फ्रेंच स्टाफ की 5 मेरे को वो ज़रूरत हो। तो टोटल अगर फॉर एग्जांपल हम ले कि ये 5 और वो 4 की मुझे ज़रूरत है, तो टोटल मुझे कितनी वैकेंसीज मेरी स्कूल में हो गई, वो हो गई मेरी 9, ठीक है। 4 तो मेरे को नॉर्मल स्टाफ चाहिए और 5 मुझे फ्रेंच वाले रखने हैं, ठीक है, क्योंकि मुझे फ्रेंच लेके आनी है अपने स्कूल में और वो लैंग्वेज मेरे को पढ़वानी है। तो टोटल मेरे को 9 लोगों की ज़रूरत होगी। तो ये पूरा प्रोसेस डिटरमाइन करने का कि मुझे 9 लोगों की वैकेंसी मेरी स्कूल में है, जिसके आगे मैं हायरिंग प्रोसीजर स्टार्ट करूँगी इन वैकेंसीज को फिल करने के लिए। तो ये पूरा प्रोसेस क्या होता है? ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग. So I hope you are clear with this concept. Human resource planning refers to the process by which the company tries to find the number of jobs vacancy in which a particular department and the number of staff required with necessary qualification and experience. मैं ये भी determine करूँगी कितना qualification और experience का staff हमें required होगा इन vacancies को fill करने के लिए। जैसे रिसेप्शनिस्ट हो गई, वो 1 साल का एक्सपीरियंस चाहिए होगा, ठीक है, 2 साल का भी हो सकता है, मुझे क्या पता 10 साल का एक्सपीरियंस वाला चाहिए हो। और अगर मुझे फ्रेंच टीचर्स चाहिए तो ये भी हो सकता है कि मुझे 2 टीचर 5 साल एक्सपीरियंस वाले चाहिए और मुझे 3 टीचर जो है थोड़े फ्रेशर भी चल जाएंगे, तो मुझे 1-1.5 साल वाले एक्सपीरियंस के चाहिए होंगे, ठीक है। तो ये सब डिटरमाइन करना भी इसी में आता है। आई होप यू आर क्लियर विद दिस कंसेप्ट. नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज जॉब एनालिसिस डिज़ाइन. जॉब एनालिसिस डिज़ाइन क्या होता है कि मुझे एक पर्टिकुलर जॉब के बारे में मेरे को क्या करना होता है, हायरिंग साइट्स पे डालना पड़ता है कि क्या रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी, क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए जो भी कैंडिडेट है जो कि इस पोस्ट पे अप्लाई कर रहा है उसकी। तो वो मेरे को जॉब एनालिसिस में तभी कर पाऊंगी, वही जॉब एनालिसिस में आता है कि अगर मुझे एक जॉब के बारे में अच्छे से पता होगा तभी मैं उसके बारे में जॉब डिस्क्रिप्शन लिख पाऊंगी और जॉब स्पेसिफिकेशन लिख पाऊंगी। मतलब जॉब डिस्क्रिप्शन मतलब रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो डे टू डे बेसिस पे कोई इंसान फॉलो कर रहा है एज एन एम्प्लॉय ऑफ आर कंपनी और उस पर्टिकुलर प्रोफाइल में, और उसकी क्या क्वालिफिकेशन होंगी। ये मुझे कैसे पता चलेगा? ये मेरे को ऑनलाइन भी मैं वेबसाइट पे गूगल पे सर्च कर सकती हूँ, हर जगह सर्च कर सकती हूँ, ठीक है। और ऑफलाइन में मैं क्या कर सकती हूँ, जो करंट एम्प्लॉयज़ हैं उस डेजिग्नेशन के, जैसे मुझे एचआर लगाना है तो एचआर में करंट हमारी कंपनी में कोई एम्प्लॉय है तो मैं उससे जाके पूछूंगी कि भाई तुम क्या करते हो, क्या क्वालिफिकेशंस वगैरह, उसकी डिटेल्स मैं जो है वो निकालूंगी और उसके थ्रू मैं जो है वो ये चीज़ का आइडिया लगाऊंगी कि भाई मुझे कैसा कैंडिडेट चाहिए इस पोजीशन को फिल करने के लिए, इस वैकेंसी को फिल करने के लिए, ठीक है। सो दैट इज ऑल अबाउट जॉब एनालिसिस। और इसमें हम ये भी डिटरमाइन कर सकते हैं कि हम क्या सैलरी पैकेज उसका रखेंगे, क्योंकि वो भी जॉब साइट्स पे या फिर न्यूज़पेपर वगैरह में वो भी पब्लिश करवाना पड़ता है ताकि लोग अपनी सैलरी एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग अप्लाई कर सके. So I hope you are clear with this concept. Another important area of human resource management is job analysis. Job analysis gives detailed information about job description and employee specifications in the company. Okay. रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन. रिक्रूटमेंट क्या होता है? रिक्रूटमेंट का मतलब होगा कि सारे जो एप्लीकेंट्स हैं, जो लोगों ने हायरिंग साइट्स पे या फिर न्यूज़पेपर के थ्रू अप्लाई किया है, उनका रेज्यूमे जब हमारे पास आ जाता है तो वो रिक्रूटमेंट का प्रोसीजर ख़त्म हो जाता है,
ठीक है, जब बहुत सारे लोग हमें एक जॉब पोस्ट पे हमारी जो मेहनत होती है जॉब पोस्ट डालने की, वो मेहनत हमारी जब सक्सेसफुल हो जाती है, जब हमारे पास एप्लीकेशंस आ जाती हैं, तो रिक्रूटमेंट का प्रोसेस खत्म हो जाता है। रिक्रूटमेंट में मतलब जो भी प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयज़ हैं, जो भी प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट्स हैं जो कि हमारे जॉब के लिए फिट हो सकते हैं, उनको बुलाना, उनको अप्लाई करवाना इज ऑल अबाउट रिक्रूटमेंट। अगर हम सिलेक्शन की बात करते हैं तो सिलेक्शन एक नेगेटिव प्रोसेस हो जाता है, क्योंकि जो रिक्रूटमेंट का पूल ऑफ कैंडिडेट्स हमारे पास होता है उसमें से हम सिर्फ एक दो सिलेक्ट करते हैं, बाकी सबको हम रिजेक्ट कर देते हैं। ठीक है, और वो भी हम क्या करेंगे, पर्सनल इंटरव्यूज या फिर ऑनलाइन इंटरव्यूज लगा के हम सिलेक्ट करते हैं उसमें से। रिक्रूटमेंट पॉजिटिव होता है क्योंकि बहुत सारे लोग हमारी कंपनी के बारे में जानते हैं और हमारी जॉब के लिए इंटरेस्ट शो करते हैं। लेकिन सिलेक्शन नेगेटिव होता है क्योंकि फॉर एग्जाम्पल अगर 100 लोगों ने अप्लाई करा तो उनमें से हमें 2 ही रखने हैं, हम सबको जॉब नहीं दे सकते। ठीक है, सो सिलेक्शन के लिए हम 2 ही लोगों को सिलेक्ट करेंगे, बाकी 98 को हमें मना करना पड़ेगा। दैट इज वाई सिलेक्शन इज कंसिडर्ड टू बी अ नेगेटिव प्रोसेस। Okay, based on the information collected from job analysis, the company prepares advertisement and publishes them in the newspapers, employment sites, etc. This is recruitment. The number of applications are gathered after the advertisement is published. Interviews are conducted and the right employee is selected for the right post and right time. Thus, recruitment and selection are yet another important areas of human resource management. नेक्स्ट पॉइंट इज ओरिएंटेशन एंड इंडक्शन। एक बार हमने सिलेक्शन कर लिया, उसके बाद हम क्या करेंगे, फर्स्ट डे पे एम्प्लॉयज़ को बताएंगे, जो नया एम्प्लॉय आया उसको बताएंगे कि हमारी कंपनी के क्या गोल्स हैं, क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, हमारी कंपनी का कल्चर कैसा है, वर्क एथिक्स कैसे हैं, ताकि हर कोई वो चीज़ फॉलो कर पाए। ठीक है, और हमारी कंपनी के अकॉर्डिंग अपने आप को ढाल पाए। ठीक है, और हम क्या करेंगे, हम जो नया एम्प्लॉय है उसको उसके सुपीरियर से मिलवाएंगे, उनके सबॉर्डिनेट से मिलवाएंगे, जो उनसे ऊपर काम करेंगे, जिनके अंडर उनको काम करना है, और जो उनके नीचे काम करेंगे, दोनों से मिलवाया जाएगा, ताकि एम्प्लॉयज़ कंफर्टेबल हो जाए कंपनी के कल्चर से, इन्वायरमेंट से, और उनको हर पर्सन के बारे में पता हो। ठीक है, और वो अपने आप को ईजिली एडजस्ट कर पाए। सो once the employees have been selected and induction or orientation program is conducted, the employees are informed about company's background, products, different subsidiaries, organizational culture and values, and work ethics, and introduced to new employee to other employees. ठीक है, new employees are introduced to other employees. I hope you are clear with this point. ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। अब इसमें ट्रेनिंग और डेवलपमेंट भी आ जाता है। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट करते टाइम हमें क्या करना पड़ता है, हमें डिटरमाइन करना पड़ता है कि जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ हैं, जो अच्छे से काम नहीं कर रहे, उनको भी हमें ट्रेन करना पड़ेगा कि भाई तुम अच्छे से काम करो, क्योंकि हम सैलरी तुम्हें भी दे रहे हैं, तो तुम्हें भी उतना, हमारे उतने कैपेबल तुम होने चाहिए कि हमारे गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स को मीट कर सको। और हम उनको क्या करेंगे, जो नए एम्प्लॉयज़ हैं उनको तो हमें देनी पड़ेगी ट्रेनिंग। तो ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट दोनों को होती है, एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ को भी होती है और न्यू एम्प्लॉयज़ को भी ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट होती है, ताकि हम उनको ज़्यादा स्किल्ड बना सकें, जिससे लॉन्ग रन में वो हमारे गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स को, हमारी कंपनी के गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स को मीट कर सकें। Every employee goes into training program which helps him to put up a better performance on the job. The training program is also conducted for existing staff that have a lot of experience. This is called refresher training. Fresher training आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए, फ्रेशर ट्रेनिंग वो होता है जो नए बंदे को हम सिखा रहे हैं, नए एम्प्लॉय को सिखा रहे हैं। रीफ्रेशर ट्रेनिंग मतलब जो ऑलरेडी एम्प्लॉय है हमारी कंपनी में और उसको ज़्यादा स्किल्स और ज़्यादा केपेबल, ज़्यादा स्किल्ड होने की ज़रूरत है, अपने काम में वो मास्टर नहीं है, तो उसको मास्टर बनाने की ट्रेनिंग कर रहे हैं, तो रीफ्रेशर ट्रेनिंग हम उसको प्रोवाइड कर रहे हैं। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट इज़ वन एरिया वेयर द कंपनी स्पेंड्स अ ह्यूज अमाउंट। इसमें कंपनी सबसे ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करती है, क्योंकि कंपनी को लॉन्ग रन में एम्प्लॉयज़ को रिटेन रखना है, और लॉन्ग रन में जो भी गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स हैं कंपनी के, वो उन्हीं एम्प्लॉयज़ से मीट करवाने हैं। तो आज उनको ट्रेनिंग देते हैं ताकि आगे वो हमें बेनिफिट दे सके, हमें प्रोडक्टिविटी दे सके, और हमारे जो गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स हैं उन्हें मीट कर सके। नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज परफॉर्मेंस अप्रेजल। परफॉर्मेंस अप्रेजल में क्या होता है, परफॉर्मेंस अप्रेजल एक पूरा प्रोसेस है। फॉर एग्जांपल आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ कि जैसे जब हम पेपर लिख के आते हैं, ठीक है, तो जो पेपर चेक होते हैं ना, वो परफॉर्मेंस अप्रेजल है कि हमने अपनी परफॉर्मेंस कर दी। अब जो टीचर है वो पेपर चेक करेगा
ठीक है, और वो डिटरमाइन करेगा कि कौन उस क्लास का टॉपर है, किसको आगे मतलब किसको प्राइज मिलेगा और किसको बेनिफिट्स मिलेंगे। ऐसे ही कंपनी में परफॉर्मेंस एम्प्लॉयज कर रहे हैं, बट वो परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करा जाएगा, देखा जाएगा कि वो स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस से कितना ज़्यादा इक्वल है या कितना ज़्यादा उन्होंने अच्छा परफॉर्म करा है। जिसने अच्छा परफॉर्म करा है उसको अच्छी पोजीशन पे प्रमोट किया जाएगा, उसको बेनिफिट्स दिए जाएंगे। बोथ इट कैन बी मॉनेटरी एंड नॉन मॉनेटरी, जो कि मैंने पहले भी डिस्कस करा हुआ है कि पैसे से रिलेटेड हो सकते हैं या फिर रिकॉग्निशन भी हो सकता है, एम्प्लॉय ऑफ द ईयर अवार्ड दिलवा दिया, ठीक है, थोड़ा प्रेस कर दी सबके आगे। तो दैट इज ऑल अबाउट परफॉर्मेंस अप्रेजल। लेकिन परफॉर्मेंस अप्रेजल से ये भी डिटरमाइन किया जाता है कि किस एम्प्लॉय को ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट है, कौन से एम्प्लॉयज है जो अभी भी स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस नहीं शो कर पा रहे, या स्टैंडर्ड जो एक परफॉर्मेंस हमने सेट करी हुई है उसको वो मीट नहीं कर पा रहे, तो उनको हम ट्रेनिंग के लिए भेजते हैं। ठीक है, सो आई होप यू आर क्लियर विद दिस कंसेप्ट। वंस द एम्प्लॉय हैज पुट ऑन द जॉब परफॉर्मेंस, appraisal is conducted, that is human resource department checks the performance of the employee, which helps appraise future promotions, incentives, increments in salary, etc. नेक्स्ट पॉइंट इज कंपेंसेशन प्लानिंग एंड रीन्यूमरेशन। ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट का ही यही काम होता है कि हर एक पर्सन की सैलरी को वो कैलकुलेट करते हैं डिपेंडिंग अपॉन द रूल्स, प्रोसीजर्स, पॉलिसीज दैट आर कन्वेड बाय द टॉप मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी। टॉप मैनेजमेंट जैसे बोलेगी, जिस हिसाब से सैलरी उनको बताएगी, जिस हिसाब से रूल्स और पॉलिसीज प्रोसीजर्स उनको बताएगी, उसके हिसाब से ही वो सैलरी कैलकुलेट करते हैं। सैलरी के कुछ कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे बेसिक पे होता है, ऊपर से अलाउंसेस होते हैं, ट्रैवल अलाउंस होते हैं, तो ये सब के जो है एक परसेंटेज दी जाती है, वो टॉप मैनेजमेंट ही देती है, और उसके हिसाब से बोनस भी होता है, इंसेंटिव्स भी होते हैं, तो उस हिसाब से वो टोटल जो होता है ना, टोटल सैलरी कैलकुलेट करी जाती है, और वो एचआर डिपार्टमेंट ही करता है। ठीक है, so that is all about compensation planning and remuneration. There are various rules regarding compensation and other benefits. It is the job of human resource department to look into remuneration and compensation planning. नेक्स्ट इज मोटिवेशन, वेलफेयर, हेल्थ एंड सेफ्टी। मोटिवेशन करना पड़ेगा एम्प्लॉयज को। हर एम्प्लॉय को मोटिवेट करने का तरीका अलग होता है। कुछ एम्प्लॉयज मॉनेटरी बेनिफिट्स के पीछे भागते हैं कि भाई मेरे को तो सैलरी बढ़ानी है, मेरे को अपने इंसेंटिव चाहिए, मेरे को बोनस ज़्यादा चाहिए। और कुछ लोग होते हैं जो नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव के पीछे भागते हैं कि भाई मेरे को रिकॉग्निशन चाहिए, मेरे को वो एम्प्लॉय ऑफ द ईयर अवार्ड चाहिए। ठीक है, सो वो नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव्स के पीछे भागते हैं। तो ये एचआर डिपार्टमेंट या फिर उनके जो मैनेजर्स होते हैं, जो डे टू डे बेसिस पे उनसे बात करते हैं, उन्हीं को पता होता है कि किस पर्सन को कैसे मोटिवेट किया जा सकता है। ठीक है, उसके अलावा वेलफेयर, हेल्थ और सेफ्टी जो है वो सब ध्यान भी एचआर डिपार्टमेंट ही रखता है कि एम्प्लॉयज अच्छे से काम कर रहे हैं, जो लेबर लॉज हैं वो सारी कंपनी फॉलो कर रही है, एम्प्लॉयज हेल्दी इन्वायरमेंट में काम कर रहे हैं, उनकी हेल्थ को कोई भी खतरा नहीं है, ये जो भी जॉब वो कर रहे हैं उस जॉब में, और वो सेफ है। ठीक है, सो इसकी भी बहुत सारे रूल्स होते हैं जो एचआर डिपार्टमेंट देखते हैं कि वो कंपनी फॉलो करे और उन रूल्स के खिलाफ ना जाए, क्योंकि अगर वो रूल्स फॉलो नहीं होंगे तो कोई भी लीगल एक्शन उस कंपनी पे ले सकता है। तो हमेशा ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट कन्विंस करता है टॉप मैनेजमेंट को कि जो भी एम्प्लॉयज़ की हेल्थ, वेलफेयर, सेफ्टी के रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं जो गवर्नमेंट ने डिसाइड करे हुए हैं, उससे सारी कंपनीज जो हैं उसको फॉलो कर रही हैं। ठीक है, मोटिवेशन बिकम्स इम्पॉर्टेंट टू सस्टेन द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इन द कंपनी। इट इज द जॉब ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट टू लुक इनटू डिफरेंट मेथड्स ऑफ मोटिवेटिंग एंड encourage the employee. Apart from this, certain health and safety regulations have to be followed for the benefit of employees. Okay, I hope you are clear with this concept as well. इंडस्ट्रियल रिलेशंस में क्या होगा कि एम्प्लॉयज के रिलेशंस आपस में अच्छे रहें। वो कब अच्छे रहेंगे? जब एम्प्लॉयज को कोई भी दिक्कत नहीं है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी इश्यूज नहीं है अपनी जॉब से, वो बहुत खुश हैं। ठीक है, अच्छे से वो कम्युनिकेट कर पा रहे हैं सुपीरियर से भी, सबॉर्डिनेट से भी। ठीक है, सो देन दे विल बी हैप्पी एंड सेटिस्फाइड। ठीक है, तो यही एक और चीज़ होती है कि एम्प्लॉयज़ अपनी जॉब से तभी खुश होंगे जब वो अपनी इन्वायरमेंट, जब वो अपनी ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर से खुश होंगे। ठीक है, अनदर इम्पॉर्टेंट एरिया ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इज मेंटेनिंग कोऑर्डिनल relations with the union members, with the employer employee and employee employee.
This will help the organization to coordinate with one another for smooth working. I hope you are clear with these concepts. Thank you so much for watching. Like, share, and subscribe. Please show your support. And thank you so much for being such a wonderful audience.